Dear students, now today I have taken the chapter solid state. We know there are the three states of matter, है ना? Solid state, liquid state, gaseous state. So gaseous state and liquid state you also studied in class 11th, and in class 12th the first chapter is solid state. अब what is solid? Solid क्या चीज होती है, कैसे आप बताओगे कि सॉलिड को कैसे एक्सप्लेन करोगे? व्हाट इज द सॉलिड? देखिए, इंटरमॉलिकुलर स्पेस लीस्ट हो, इंटरमॉलिकुलर फोर्स हाईएस्ट हो, तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं? सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। अब सॉलिड सब्सटेंस है यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है तो थर्मल एनर्जी का वर्क क्या है? जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे सॉलिड बना है, वो क्या होंगे? अपार्ट होंगे, दूर होने लगेंगे। तो थर्मल एनर्जी का वर्क ये है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अगर वो क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं, इसका मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ताकि एक सॉलिड का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर पाए। तो यानी अगर सॉलिड स्टेट है तो उसमें इंटरमॉलिकुलर स्पेस सबसे कम और इंटरमॉलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होगा। सॉलिड स्टेट का छोटे से क्लासेस हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। सॉलिड स्टेट्स का डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड स्टेट वेरी लेस कंप्रेसिबल और ये कह सकते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है ना? कुछ सॉलिड है जो थोड़े कंप्रेस हो भी जाते हैं, लेकिन जनरली जो सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड में डिफ्यूजन का कैरेक्टरिस्टिक बहुत बहुत कम होता है। अब डिफ्यूजन हम लोगों ने गैसेस में सबसे ज्यादा पढ़ा था, लिक्विड में भी होता है, लेकिन सॉलिड टू सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत कम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं वेरी लीस्ट डिफ्यूजन प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं। डेंसिटी हाईएस्ट होती है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस जैसा भी बताया कि इंटरमॉलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है, फोर्स सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो इन्हीं ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये आप बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। हम लोग इस चैप्टर में जो स्टार्ट करते हैं वो टाइप्स ऑफ सॉलिड से करते हैं। सॉलिड एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, दे डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकेंड वन इज द amorphous solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, दोनों ही सॉलिड स्टेट है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो रेगुलर सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और जिनमें रेगुलर पैटर्न बहुत कम है वो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। इसको हम डेली यूज के एग्जांपल से समझते हैं। कोल जानते हैं आप, और कोल माइन में ही हमें क्या मिलता है? डायमंड। इसका मतलब डायमंड का फॉर्मेशन भी कोल से हुआ है। कुछ कोल ऐसे हैं जो डायमंड में कन्वर्ट हो गए, है ना? तो डायमंड जो है वो मोस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन है, और कोल जो है वो एमॉर्फस फॉर्म है। तो एमॉर्फस कार्बन का कोल हुआ, लेकिन उसी कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ। हम लोग चौक यूज करते हैं, आपको पता है चौक कैल्शियम कार्बोनेट। घरों में मार्बल लगा है, उसका फॉर्मूला भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट है, तो दोनों में इतना डिफरेंस कैसे? हम लोग मार्बल से तो बोर्ड पे लिख नहीं सकते, और फ्लोर पर चौक को बिछा नहीं सकते। तो जहां पर मार्बल यूज होना है वहां चौक का यूज नहीं हो सकता। इसका मतलब फॉर्मूले तो दोनों के सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? इसका मीन्स है कि जो मार्बल है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, जबकि जो चौक है वो एमॉर्फस फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट की। ऐसे ही सिलिका होता है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसे भी कहते हैं। तो उसके भी दो फॉर्म होते हैं। एक क्वार्ट्ज होता है, नाम सुना होगा ना आपने, क्वार्ट्ज। तो जो क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है SiO2 का, जबकि जो सिर्फ SiO2 है, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ सिलिका ही कहते हैं, वो क्या है? उसका एमॉर्फस फॉर्म है। तो ये डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में। कुछ सब्सटेंस हैं जो दोनों स्टेट पर पाए जाते हैं, एमॉर्फस स्टेट पर भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन स्टेट पर भी पाए जा सकते हैं ना, जैसे कि अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। तो एक सिंपल सा डिफरेंस इनके बीच में समझने के लिए हम कुछ
चीजें देखते हैं। क्रिस्टलाइन जब भी होगा तो क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल हमेशा रेगुलर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, रेगुलर एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। जबकि एमॉर्फस जो है वो रेगुलर तो होगा लेकिन शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। अब ये दो वर्ड आ रहे हैं, रेगुलर तो समझ में आ रहा होगा, रेगुलर का मीन्स क्या है, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज आ रहे हैं ये दो टर्म। लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का मीन्स है, देखिए क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। हमने मान लीजिए आयनिक सॉलिड लिया, एक कैटायन है, आपको पता है कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा होता है। एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, कैटायन, है ना। फिर अनायन कैटायन, अनायन कैटायन, अनायन कैटायन, अनायन। फिर कैटायन से एनायन जुड़ा हुआ है, अब इस एनायन से फिर क्या जुड़ा हुआ है, कैटायन, एनायन, कैटायन, है ना। अब इसमें देखिए आप, रेगुलर पैटर्न है, डिस्टेंस भी बराबर है, हर एक कैटायन बाद एनायन कैटायन, फिर एनायन कैटायन, फिर एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ऐसे ही होगा। इस तरफ भी ऐसे ही होगा, यानी रेगुलर पैटर्न है पहली चीज। दूसरा लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, कहीं पर भी ये जो सीक्वेंस है वो ब्रेक नहीं हो रहा, इसका मतलब ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अगर एमॉर्फस सॉलिड मैं कह रहा हूँ रेगुलर है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, कहीं कहीं इसको इरेगुलर भी लिखा हुआ है, तो एमॉर्फस सॉलिड को इरेगुलर भी कहते हैं। इरेगुलर क्यों कहते हैं, जैसे मान लीजिए कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, अब ये रेगुलर नहीं है तो रेगुलर नहीं हो सकता है कि यहाँ पर एनायन एनायन एनायन, कैटायन कैटायन एनायन ऐसे हो बना हुआ हो, फिर पार्टिकल छोटे बड़े इस टाइप से बने हुए हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, है ना। देखें आप, अगर इतनी दूर पर देखें, ये रेगुलर पैटर्न दिख रहा है, ये वाला रेगुलर पैटर्न पर है ना, ये वाला रेगुलर पैटर्न पर दिख रहा है, एनायन कैटायन एनायन, एनायन कैटायन एनायन। अब एनायन कैटायन एनायन भी समझ सकते हैं, कोई दूसरे पार्टिकल हैं जो एक कोई दूसरा सब्सटेंस एक दूसरा सब्सटेंस, ऐसे भी समझ सकते हैं, माने लॉय बनाया गया हो, कुछ किया गया हो, ठीक है ना। तो ये है, तो इस तरह से छोटी छोटी दूरी पर ये रेगुलर है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्या है, इरेगुलर ही तो है, एक जैसे ऊपर नीचे नहीं आ रहे, यहाँ पर तो आ रहे थे, है ना। तो इसका मतलब ये शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज पर रेगुलर है, तो इसलिए हमने लिखा है रेगुलर एट शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये रेगुलर है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। आप यहाँ पर इरेगुलर वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एमॉर्फस इरेगुलर लिख दो, फिर और शॉर्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट रेंज सिर्फ इरेगुलर लिख दो, और अगर रेगुलर लिखते हो तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा आपको, शॉर्ट रेंज ऑर्डर लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक तो ये और एक दूसरा नेचर है, इसको कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स, और ये जो है ये है आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एमॉर्फस सॉलिड के लिए। एनआइसोट्रॉपिक का मीन्स होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट एट डिफरेंट डायरेक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैटायन एनायन अगर हमने माना था, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन ऐसे ही बना हुआ है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और अगर हम इस डायरेक्शन में चले जाएं ऐसे, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह नहीं होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों, इधर तो एक जैसे आयन बार बार रेगुलर पैटर्न पर आ रहे थे, लेकिन इधर एनायन एनायन फिर कैटायन आ रहा है ना। या हमने मान लीजिए ऐसे कर लिया, इधर देखा तो एनायन 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 ही है, यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो इसकी तरह नहीं है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी तरह नहीं है या इसकी तरह नहीं है, यानी हम अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल प्रॉपर्टी है, बार बार चेंज हो रहा है।
या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो प्रॉपर्टी भी बार बार चेंज हो रही है हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए इसका नेचर होता है एन आइसोट्रॉपिक, इसलिए इसे बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो, डिफरेंट डायरेक्शन में चले लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ना हो। अब ये इरेगुलर पैटर्न है, ये छोटा सा पैटर्न यहाँ कहीं होगा ऐसा, इधर कहीं होगा, फिर इधर कहीं होगा, फिर इधर कहीं होगा, फिर इधर कहीं होगा, यानी पूरे सॉलिड में ये वाला पैटर्न बीच बीच में कहीं कहीं पर आता रहेगा। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रही होगी वो प्रॉपर्टी इस तरफ भी शो हो रही होगी, वो प्रॉपर्टी इधर कहीं भी शो हो रही होगी, क्योंकि एक छोटा सा रेगुलर पैटर्न अगर हम लेंगे तो उसमें कैटायन एनायन एक जैसे कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। तो इसीलिए ये आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, क्योंकि इसमें रेगुलर पैटर्न नहीं है। जहां पर रेगुलर पैटर्न है वहां पर जब भी आप ऐसे लाइंस खींच के देखेंगे, ये एक इमेजिनेशन, इसको आप समझ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इमेजिन करने की कोशिश करें अगर आप, तो समझ पाएंगे इस चीज को कि अगर हम इधर जाएंगे तो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, पर इसमें अगर हम इधर जा रहे हैं तो जैसे ये एनायन कैटायन एनायन था, तो यहाँ पर भी एनायन कैटायन एनायन इस तरह से बन सकता है। तो मैंने एक रैंडमली बना दिया है, तो इसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी दूर पर एक जैसी होंगी, इसीलिए हम कहते हैं कि सेम होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये आइसोट्रॉपिक हो गया, ये एनाइसोट्रॉपिक हो गया, जिसमें से ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनाइसोट्रॉपिक कई बार बोर्ड्स में भी पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाइसोट्रॉपिक एंड विच सॉलिड शो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, इसलिए एनाइसोट्रॉपिक आप जरूर याद रखें, ठीक है। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें, इनको हम लोग बोलते हैं, ये जितने भी हैं ये है ट्रू सॉलिड्स, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रू सॉलिड्स, जबकि ये ट्रू सॉलिड्स नहीं है, इनको हम लोग कहते हैं सीडो सॉलिड्स। सीडो सॉलिड्स हैं, ये ट्रू सॉलिड्स हैं, सीडो सॉलिड्स हैं। सीडो सॉलिड को सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, ठीक। ट्रू सॉलिड का मीन्स तो समझ में आता है कि जब रेगुलर पैटर्न है, एक जैसी बॉन्ड लेंथ, एक जैसे बॉन्ड एंगल है, तो ट्रू सॉलिड्स है। अब सीडो सॉलिड का मीन्स है सुपर कोल्ड लिक्विड, मीन्स लिक्विड से बहुत ठंडा कर दिया गया है, उससे बने हुए ये सॉलिड्स हैं। जैसे ग्लास है, ग्लास अभी मैंने बताया ना, क्वार्ट्ज है वो SiO2 से बना है, ग्लास भी SiO2 से बना है, लेकिन ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है और वो क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आप कभी ग्लास पेन्स को देखना, जो बहुत पुराने पुराने से घर होंगे, वहां पर जो खिड़कियां बनी हैं, विंडोज बनी हैं, उनमें जो ग्लास लगा हुआ है, ग्लास पेन्स कहते हैं उसको फील करके देखना, छू करके आपको ऊपर का पतला और नीचे का थोड़ा सा थिक दिखाई देगा। ऊपर थिन होगा ग्लास, नीचे हल्का सा थिक होगा। क्यों होगा? इसका मतलब है तो वो सॉलिड, लेकिन उनके अंदर फ्लूइडिटी का करेक्टर है, अंदर ही अंदर सॉलिड जो है वो बह रहा है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। तो सुपर कूल्ड लिक्विड्स है, ठीक है ना, या एमॉर्फस सॉलिड्स भी है, ठीक। या तीसरा नाम है सीडो सॉलिड्स भी कहते हैं। तो इसीलिए सीडो है, आभासी है तो सॉलिड जैसा, पर है नहीं सॉलिड। अगर सॉलिड होता तो ग्लास पेन्स में ऊपर से नीचे की तरफ तो ग्लास फ्लो नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर रहा है, इसका मतलब वो सीडो सॉलिड है। हमें अपीयर होता है सॉलिड की तरफ, बट एक्चुअली सॉलिड ना होकर के वो लिक्विड की प्रॉपर्टी रख रहा है, इसलिए सीडो सॉलिड्स कहते हैं, ठीक। इनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। डायमंड है, रख दो, बहेगा नहीं। डायमंड जैसा था, जिस तरफ जितना मोटा या पतला था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। पत्थर है, उसको रख दीजिए, सालों साल रखा रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिनों बाद आगे की तरफ थोड़ा सा थिन हो जाए, पीछे की तरफ थोड़ा थिक हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। इसलिए वो ट्रू सॉलिड्स है और ये एमॉर्फस सॉलिड्स है। तो एमॉर्फस सॉलिड का जो सीडो सॉलिड का एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, ग्लास, उसकी वजह से हम इसे बोलते हैं सीडो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। शार्प होने का मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर वो मेल्ट होना शुरू हो रहा है, जैसे बर्फ है, आइस पिघलना शुरू होती है, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो जब तक आइस का एक एक मॉलिक्यूल पिघल ना जाए तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं होता कि 0 से पिघलना शुरू हो तो वो 10 डिग्री सेल्सियस तक पिघलती रहती है, ऐसा नहीं होता। उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स पूरे
सॉलिड का 0 डिग्री सेल्सियस है, वो जब तक पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। लेटेंट हीट की वजह से होता है, पढ़ा है आपने। तो लेटेंट हीट नहीं पढ़ा हमने, लेकिन फिर भी उसका जो शार्प है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, ना 0.1 है इधर, ना माइनस में जा रहा है, ठीक। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स है, जैसे प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या हो गया, आप उसको हीट करना शुरू करो, पहले तो वो एकदम से श्रिंक हो जाती है, फिर पिघलना शुरू करती है। तो थोड़े टेम्परेचर पर कम पिघलेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे और ज़्यादा पिघलेगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे और ज़्यादा पिघलेगी, मेल्ट होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर रेंज है कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में वो पूरा कंप्लीटली लिक्विड हो जाएगा। बट इस केस में टेम्परेचर रेंज नहीं है, 0 है तो मतलब 0 है, 0 से 1 के बीच में भी नहीं है ना। तो इसमें टेम्परेचर रेंज है, इसमें टेम्परेचर रेंज नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इतने जो हमने बताए हैं क्रिस्टलाइन में, एमॉर्फस में, ये आप याद रखें।